कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स के भीतर हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं आप सभी को अच्छे से पता है, वो है चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से 15 से अधिक अंक से मतलब मार्किंग के पूछे जाने की संभावना है आपके बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में। अगर 15 अंक बात करें तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है और 2 शार्ट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं और 5 से 7 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव के हो सकते हैं, क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 35 बनाना होगा। विद्यार्थी जी इस बात का आप ख्याल रखें कि 15 चैप्टर में से यह एक चैप्टर वह है, पहला चैप्टर जिससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली बात तो यह भी है कि ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बड़े प्रश्न पूछे जाने की जो कठिन प्रश्न कह सकते हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि पहला चैप्टर हम लोग कई बार रिवाइज कर चुके होते हैं। अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आता है, वो चाहे गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके निकालना हो या फिर केवल E बराबर F अपान में Q, दोनों तरीके से अगर आप निकाल सकते हैं, किसी भी संबंध में पूछा जाए तो आप इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी हल कर पाते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया जाता है। फिर गॉस के प्रमेय से भी इसी तरह 2-3 अनुप्रयोग हैं, लेकिन हमने दोनों में एक एक वो बताया जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्रैश कोर्स के भीतर आप उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करोगे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और जिनके प्रश्न पूछे जाने की संभावना परीक्षा में सबसे ज्यादा होगी। बात रही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की, तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन प्यारे बच्चों हर एक लगभग आपका क्लियर हो जाएगा। वो चाहे विद्युत द्विध्रुव का मात्रक रहा हो, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा रही हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा रही हो, ठीक है, गॉस की प्रमेय की परिभाषा रही हो, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ऐसे ही ढेर सारे प्रश्न जो आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, वो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बताए गए। परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युतांक, बहुत सारी बातों को आपको डिस्कस किया गया। तो विद्यार्थी जी एक बात याद रखें कि पूरे 15 चैप्टर में से लगभग 50 से अधिक डेरिवेशन है, जिनमें से 6 ही आएंगे दीर्घोत्तरी, जिनमें हो सकता है कोई न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों हम उन्हीं दीर्घोत्तरी प्रश्नों को ज्यादा डिस्कस करेंगे कि 6 में से 3 हमारे फंस जाएं, 6 में से 3 फंस जाएं। तो इसलिए बच्चों याद रखिए कि हम जो क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कंटेंट के थ्रू पढ़ रहे हैं। डेली क्लास करना है, एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे। क्लास को कंटिन्यू करेंगे, सभी बच्चों का स्वागत है। गुड इवनिंग माय डियर ऑल। ठीक है, चलिए तो पहला चैप्टर का आज ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे आराम से। पहले भी आपने कई क्वेश्चंस इसमें लगाए होंगे और हो सकता है कई क्वेश्चन आप ना लगाए हों। वैसे मैंने इस चैप्टर का 1 शॉट भी लिया है, मैराथन भी लिया है और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बैंक भी कराया है और बुक के भी क्वेश्चन कराए हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो इसके हर टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। उम्मीद है आप ये बातें समझ रहे होंगे कि जी सर ये सारी बातें हमें कंफर्म है। आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लास है, ज्यादा देरी नहीं करनी है। लगभग 40 प्लस मेरे पास ऑब्जेक्टिव है, 45 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चन है और इनको क्वेश्चन को आप लोगों को एक एक करके बनाना है। चलिए तो पहले चैप्टर से रिलेटेड आप लोग लिख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप हल करने वाले हो। 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आप नंबरिंग कर लीजिएगा और देखिएगा किसका कितना सही होता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है बाबू कि आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है। अभी पिछले ही लेक्चर में आप लोगों ने आवेश के पृष्ठ घनत्व के बारे में पढ़ा। आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान में ए। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। यह इसकी परिभाषा हो गई। इसका मात्रक अगर देखें तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है। यह एक अदिश राशि है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान में ए। क्या आपका भी पहला ही ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही है। सभी बच्चों का, एक भी बच्चे का गलत नहीं आ रहा है। एक बच्चे का आया सी ऑप्शन, कूटे जाओगे। सी ऑप्शन नहीं भाई, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान में वी लिखा है बाबू। वो आयतन आवेश घनत्व भी नहीं है, क्योंकि सिग्मा को आयतन आवेश घनत्व से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सत्य है? इलेक्ट्रॉन पर पूछे चाहे प्रोटॉन पर पूछे, किसी के लिए भी आपसे पूछे तो बाबू 1.6 × 10 की घात -19 ही होता है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है -19 वाला? ये 1.602 × 10 की घात -19 कूलाम होता है। यही विद्यार्थी जी मूल आवेश भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मूल आवेश बोला जाता है। याद रहेगा। तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दूसरे का। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप लोग जानते हो, E बराबर F अपान में Q होता है। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये सभी लोग जानते हो। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो न्यूटन प्रति कूलाम कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एसआई मात्रक ये होगा। वेरी गुड, ये सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहे हैं। निर्वात की विद्युतशीलता होती है 8.85 × 10 की घात -12
और अगर हम मात्रक फैरड के पदों में बताएंगे तो फैरड प्रति मीटर होता है। ये एफ जो है बाबू क्या होता है, फैरड होता है, याद रखिएगा, ना कि फैराडे। फैरड प्रति मीटर होता है, ठीक है, याद रखेंगे, फैरड प्रति मीटर। सर ये कहां से आया, तो इस मात्रक को याद रखेंगे, Q बराबर होता है CV, ध्यान सुन लेंगे। तो Q बराबर C को तो लिख देंगे, V की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान में R। भाई एकल बिंदु आवेश के कारण अगर विद्युत विभव लिखें तो हम ये लिख सकते हैं V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R। Q से Q बर्बाद हो जाएगा बाबू, ये एप्सिलॉन नॉट यहां आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर C अपान में, या केवल ऐसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे और ये C इधर लिख सकते हैं यहां पर, और अपान में ये R, सॉरी ऐसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो, फिर से यहां का हम समझा रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट यहां आ गया तो यहां केवल 1/4 पाई बचेगा, 1/4 पाई, और भौतिक राशि C है और बटे में ये R है। तो बाबू 1/4 पाई, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, केवल इसका मात्रक होगा C का फैरड। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड होता है। R दूरी का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, तो फैरड प्रति मीटर प्यारे बच्चों 8.85 गुणे 10 की घात -12 फैरड प्रति मीटर, ये ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है, सभी को पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक P = Q × 2L होता है। इसका सूत्र अगर पूछ लेता तो ये होता है, यह एक सदिश राशि है, ये भी आप सभी को पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। देखो बाबू एक क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन मैं उससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में उनकी भी चर्चा कर दे रहा हूं, तो परेशान मत ना होना। यहाँ पर ये वाले कहने वाले हम शिक्षक नहीं है कि जल्दी चलो, जल्दी चलने वाला ये भी होता है कि रिवीजन हो रहा हो, यहाँ एकदम रिवीजन भी नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए भी हैं। हाँ, जो बच्चे फुल कोर्स से भी जुड़े हैं उनके लिए रिवीजन का है, तो रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि ये जो बातें कर रहे हैं ये रिवाइज नहीं हो रही, ये भी रिवाइज हो रही है, ठीक है। इस बात को समझते चलें कि जो बात का डिस्कशन हो रहा है महत्वपूर्ण है। यह एक सदिश राशि, इसकी दिशा अगर पूछी जाए, इसकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, इस भौतिक राशि की अगर दिशा पूछी जाएगी बाबू, तो दिशा होती है, दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर, ठीक है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर इसकी दिशा होती है, याद रखेंगे। मात्रक हो जाएगा Q का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप होता है, आज के 4 दिन पहले इस चीज को बताया गया, 3 दिन पहले, कि भैया कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होगा, वेक्टर R बटे R क्यूब, ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। वेक्टर R बराबर लिखेंगे R कैप इंटू मॉड ऑफ R, जिससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ R² बनेगा। इस हिसाब से जो कूलाम का नियम है, अगर हम अदिश रूप में लिखेंगे तो वो R² यहाँ आ जाएगा, R क्यूब लिखा हुआ है। कुल मिला के पहला ही सही है। दूसरा देख लेते हैं, तो Q1 Q2 अपान में R क्यूब लिखा हुआ है, R कैसे कटेगा वो गुणा में लिखा नहीं हुआ है। यहाँ अगर ये गुणा में लिखा हुआ है लेकिन ये R² है, तो जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पे एक ही घात बचेगी, जब हल होगा तो वही हाल यहाँ भी है, गलत है। कुल मिला के ए ऑप्शन ही बाबू सही है। सदिश रूप में अगर कूलाम के नियम को लिखना है तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलाम का प्रमेय है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कूलाम का प्रमेय क्या है, तो गॉस की प्रमेय से जो हम समतल कोई भी चालक प्लेट के निकट, चालक प्लेट बोली जा रही बच्चों, क्या चालक प्लेट, प्लेट की मोटाई होती है, दोनों तरफ होती है, एक तरफ भी आवेश है दूसरी तरफ भी आवेश की मात्रा, ये बहुत पतली चादर नहीं है, कोई पतली चादर नहीं है जो आप डेरिवेशन कल किए थे, ये एक मोटी प्लेट है जिसके 2 पृष्ठ है, एक पृष्ठ इधर है एक पृष्ठ इधर है, तो दोनों पृष्ठों के कारण जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो बाबू E1 बराबर एक पृष्ठ के कारण सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के कारण भी E2 बराबर सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। जब कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र निकालते हैं E बराबर E1 प्लस E2, तो बाबू ये करते हैं सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट जोड़ते हैं, तो इस प्रकार से आ जाता है 2 सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है ये। और इसी के फार्मूले यहां पर कई प्रकार से लिखे हुए हैं, इस हिसाब से देखेंगे तो यही प्यारे साथियों कूलाम का प्रमेय कहलाता है, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, अर्थात आपका ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, इसे ही कूलाम का प्रमेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनावेशित वस्तु रखता है, बाबू जब कोई धनावेशित वस्तु होगा, अगर कोई वस्तु धनावेशित तभी होगी जब इससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, इससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बाहर जब निकलेंगे तभी वो धनावेशित होगी, इसका मतलब इसमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, इसमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 9 × 10 की घात 9 प्लस माइनस का 9 नहीं करना, 9 × 10 की घात प्लस का 9, ए ही ऑप्शन सही है, ये जवाब सही हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। बात समझ में आ रही है? 8 का बी, वेरी गुड, 9 का ए है ना, सही है, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, कम इलेक्ट्रॉन सही। देखिए नेक्स्ट, गॉस का नियम है जहां Q बराबर
किस बंद सतह में कुल आवेश है? देखो गॉस का नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ से उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो फाई इज इक्वल टू Q/ε0, अर्थात ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, फाई इज इक्वल टू Q/ε0 हो जाएगा बाबू। ठीक है, फाई इज इक्वल टू Q/ε0, यही गॉस की प्रमेय है, कल भी ये चीज बताई गई थी। नेक्स्ट, गॉसियन सतह से निकला विद्युत फ्लक्स सतह के आकार से। अरे भैया कोई भी गॉसियन पृष्ठ है और इसके सतह से निकला विद्युत फ्लक्स, कोई भी विद्युत फ्लक्स जो निकल रहा है, विद्युत फ्लक्स जो भी इस पृष्ठ से निकल रहा है उसके आकार से क्या उसी आकार की तरह होता है? नहीं, आकार से स्वतंत्र होता है बाबू। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, किसी आवेशित अनंत लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र होता है। अब ये डेरिवेशन तो हमने नहीं कराया, लेकिन याद रखना गॉस की प्रमेय से बाबू हम लोग हल करते हैं। कोई ये अनंत लंबाई का चालक है जो कि एक समान रूप से धनावेशित है। अब इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर आपको उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो ये बच्चा हम लोग क्या करते हैं कि इसी से जाने वाले एक चारों ओर से खोखले बेलनाकार क्या करते हैं, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, खोखले बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसकी लंबाई कितनी होगी? L। इसकी लंबाई कितनी होगी? L। इसकी त्रिज्या कितनी? R। बात समझ में आई? इसमें एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है। इसका रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L, Q/L। भाई इसमें आवेश एक दो तो फैले नहीं है, बहुत सारा आवेश तार में फैला हुआ है, और इस अनंत लंबाई के आवेश जो फैला तार है, इस तार के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो हम जो खोखला बेलन मान ले हैं वो इस प्रकार से खोखला है और इसके बीच में से ये तार गया है जो कि एक समान रूप से धनावेशित है। इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L है। जब हम इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो बाबू बड़ा आसान है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसे ही निकालते हैं, E बराबर वो पहले फ्लक्स फाई बराबर E इंटू DA करके निकालते हैं। तो DA जो यहाँ पर है D फाई बराबर निकालते हैं, तो जब फाई निकालते हैं तो ये होता है E इंटू ये होता है 2πRL, 2πRL। ये क्या है? 2πRL। तो 2πRL है बाबू उसका इस बेलन का, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ क्या होता है? जो गोलाई होती है। क्योंकि प्यारे साथियों यहां से कोई भी जो क्षेत्रफल सदिश है ए DA वेक्टर, इससे कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरता, फ्लक्स सारा ऐसे निकलेगा। क्यों ऐसे? क्योंकि तार ऐसे है, ये अनंत लंबाई का चालक तार जिसपे आवेश फैला है वो पूरा ऐसे। अब सोचो आवेश इसमें अगर फैला है तो इससे विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत बाहर की ओर होगा, ना कि ऐसे ऊपर की ओर रेखाएं बनेंगी। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ऐसे नहीं बनेंगी, धनावेश से बाहर की ओर विद्युत, लंबवत नहीं होता है, धना आवेश जहां पर रखा है उससे बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रहेगा ऐसे। तो इस दिशा में सारी रेखाएं ऐसे रहेंगी। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ऐसे ऊपर नहीं होगी। तो इस क्योंकि इधर है विद्युत क्षेत्र E, क्षेत्रफल किस दिशा उधर, तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो जब हम लोग फाई E बराबर EDA cos थीटा निकालते हैं तो वो थीटा हो जाता है 90 डिग्री। इस स्थिति में 0 आता है, फ्लक्स क्या हो जाता है? 0। जब E और DA के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो फ्लक्स कोई नहीं गुजरता है। लेकिन यहां से गुजरेगा, इस वाले गोलीय पृष्ठ से ऊपर वाले और नीचे वाले गोलीय पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। लेकिन ये जो हमने बेलन की गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, इसके वक्रीय पृष्ठ से जो है उससे निकलेगा फ्लक्स। कितना निकलेगा? तो फाई बराबर E इंटू 2πRL। यहां पर फाई की जगह पर गॉस की प्रमेय लगाओ, Q/ε0 इज इक्वल टू E इंटू 2πRL। ये Q इज इक्वल टू यहां से निकाल लो तो लैम्डा L इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो Q की जगह पर लैम्डा L/ε0 इज इक्वल टू E इंटू 2πRL। अब ध्यान देंगे बाबू, यहां पर L ने L को बर्बाद कर दिया, केवल λ/ε0 है। ये सब कुछ इधर आ जाएगा, केवल उधर बचेगा E। तो E बराबर 1/2π भी आ गया तो ε0 के साथ लिखेंगे 2πε0। लैम्डा इस पक्ष में है ही, लैम्डा लिख दिए। R भी इसी तरफ आएगा तो बटे में आ गया। ये E बराबर 1/2πε0 λ/r न्यूटन प्रति कूलाम बनता है सूत्र। तो यहां पर जरा देखो, लैम्डा ऊपर केवल है, नीचे है 2πε0r, 2πε0r, अर्थात ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही जवाब होगा बाबू। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने यहां पर ये जो प्रक्रिया आपको समझाई, ये पूरा डेरिवेशन किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने लैंग्वेज को नहीं लिखा है, लैंग्वेज को नहीं लिखा है। ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। क्या कि किसी आवेशित अनंत लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो चित्र इस प्रकार बनेगा और डेरिवेशन देख सकते हैं किस प्रकार से ये है। दो पृष्ठों से, इस पृष्ठ से और यहां वाले पृष्ठ से, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर है, तो यहां भी 90 डिग्री का कोण है। तो जो खोखला बेलन गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है उसके ऊपर और नीचे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। जो भी फ्लक्स गुजरेगा वक्री पृष्ठ से ऐसे ऐसे गुजरेगा, तो वो उसकी वैल्यू है ये इंटू 2πRL।
पाई की जगह पर गॉस की प्रमेय लगाए, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू, आवेश हमें कुल तो पता नहीं है कितना है, आवेश घनत्व के पदों में पता है, रेखीय आवेश घनत्व के पद में, तो क्यू की जगह पर रेखीय आवेश घनत्व का मान लिख दिया लैम्डा इंटू एल, लिख दिया, वैल्यू आ गई। आप समझ गए? सर आज मेरा बर्थडे है, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये डेरिवेशन है। सर आप तो पूरा डेरिवेशन बता दिए, बिल्कुल बता देंगे, रिवाइज करना आपका भी काम है और हमें बताना काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान होगा। हमने क्या कहा था, ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं पढ़ना है, बल्कि उनको याद करते जाना, स्मरण करते जाना कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवेशित समतल चालक के नजदीक, देख लो ध्यान से समझना, कुछ बच्चे यहां पर E बराबर सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट टिक करेंगे, बिल्कुल कुछ बच्चे ही टिक कर रहे हैं, जबकि गलत है बाबू कि E बराबर सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बाबू गलत है। क्यों गलत है? यहां पर ये नहीं कह रहा कि आवेशित समतल चादर चालक कह रहा है और पतली प्लेट नहीं कह रहा है। एक मोटी प्लेट है जिसका अभी डेरिवेशन मैंने किया, इसके दो पृष्ठ होंगे, पहला और दूसरा, प्लस 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 यहां फैला हुआ है, प्लस 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 पूरा धनावेश फैला हुआ है। इससे अगर हम r दूरी पर निकालें, r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाले तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। कैसे? क्योंकि E1 बराबर सिग्मा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर E1 क्या मतलब, एक तरफ का पृष्ठ मान लेंगे पतला चादर है तो उसके कारण ये सूत्र होता है। फिर इसी प्रकार E2 के कारण, मतलब ये दूसरी प्लेट के कारण भी वही मान लेंगे कि P पर सिग्मा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। अर्थात बच्चों यहां पर दो पृष्ठ मान के चलेंगे, तो जब दोनों को जोड़ते हैं तो E नेट आता है भाई 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, अर्थात ए ऑप्शन बाबू इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा ये बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश की विमा है तो Q बराबर होता है IT, I की वैद्युत धारा है जिसको A से लिखते हैं विमा में, और T समय होता है तो समय के लिए हम लोग कैपिटल T लिखते हैं विमा में, तो Q बराबर AT इसकी विमा हो जाएगी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है तो फैराड प्रति मीटर वाला, फैराड मीटर इनवर्स अभी आपको मैंने सिखाया। Q बराबर C से हल करने के लिए C और इसकी वैल्यू 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान में R रखना, ये Q है, Q से Q कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट बराबर मिलेगा 1 अपान में 4 पाई और ये C अपान में स्मॉल r, C को फैराड और R को मीटर में लिखते हैं। नेक्स्ट, विद्युत निम्न में से कौन वोल्ट प्रति मीटर इकाई रखता है? कौन वोल्ट प्रति मीटर इकाई रखता है? तो E बराबर V अपान में L होता है, ये है वोल्ट विभव और L है मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक होता है तो विद्युत फ्लक्स नहीं, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। टी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, आवेश के EMU तथा ESU का अनुपात क्या है? EMU होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ESU मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब स्थिर विद्युत इकाई। एक ESU बराबर होता है, या कह लो एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणे 10 की घात में 9 ESU। यहां से अगर हम एक ESU बराबर निकालें, तो वो क्या होगा, ये सब इसके बट्टे में जाएगा, अर्थात 1/3, 10 की घात भी 9 बट्टे में जाएगा, लेकिन जब गुणा में जाएगा 10 की घात -9 हो जाएगा, इतने कूलाम। हमसे पूछा है एक ESU तथा एक EMU, है ना। एक EMU बराबर कितना होता है बाबू? एक EMU बराबर होता है 10 कूलाम, ठीक है, केवल 10 कूलाम लिख देना, 10 की घात 1 कूलाम या 10 कूलाम ये होता है। हमसे कहा है एक EMU मतलब EMU, ठीक है, और ESU का अनुपात कितना है? तो देखो EMU की वैल्यू 10 है, बटे में ESU की वैल्यू ये है कूलाम के पदों में 1/3 गुणे 10 की घात -9, ये ऊपर जाएगा 10 की घात प्लस का 10 -9 है, ऊपर जाए प्लस का 9 बनेगा, एक घात ये है जुड़ के 10 बन जाएगा, 3 1 के बटे में ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, अर्थात 3 गुणे 10 की घात में 10 बन जाएगा ये अनुपात, 3 गुणे 10 की घात 10 जो कि ए ऑप्शन है, यही सही जवाब हो जाएगा, यही सही जवाब हो जाएगा। गुरुजी स्माइल प्लीज, स्माइल कर रहे हैं लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा स्पीड में तो नहीं है, मुझे लगता है समझा के पढ़ा रहे हैं, सीरियस हैं, हंसी मजाक वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है, हंसी मजाक वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ, आज आप सभी को पर्व भी था, है ना, कार्तिक पूर्णिमा का आज आप सभी का पर्व, मेला लगना मतलब शुरू हो गया है सब कुछ, तो आप सभी लोग घूमने के लिए भी उत्सुक होंगे कि जाएं घूमे फिरें, है ना। तो छुट्टी तो नहीं है, सोच रहे होगे जो ये छुट्टी हो जाएगा, है ना, लेकिन मस्ती के साथ, समझौता नहीं, है ना। सर आप हम लोग के साथ आ जाते हैं ना, पढ़ने के वक्त पढ़ना और मस्ती के साथ मस्ती नहीं, दोनों ही बातें मस्तिष्क को शांत रखने के लिए दिन में हंसना बहुत जरूरी है। मेरी आदत है हंसते रहना, नाम ही आनंद है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहो, यही आदत है। इतना भी दर्द रखो ना, बस मुस्कुराओ, इतना भी दर्द हो, चेहरों पे मुस्कान रखनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी। अगर आप दुखी रहने लगे ना तो सामने वाला आपको समझता है ये तो बढ़िया है, मजा लेता है,
बल्कि आप खुश होना तो सामने वाला ऐसे ही पिघल जाता है। इसलिए संसार में वैसे भी खुश रहो, खुश रहने में क्या जाता है, खुद खुश रखो, दूसरों को खुश रखने में पूरी मदद करो। मैं हमेशा यही लास्ट में क्लास खत्म करते हुए यही बोलता हूँ, खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, जरूरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई दूरी r पर निर्भर करता है। अगर बिंदु आवेश के कारण कह रहा है विद्युत क्षेत्र, हम लोग ज्ञात किए थे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान में r स्क्वायर, बोलो यही ज्ञात किए थे, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये r स्क्वायर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, r स्क्वायर, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, बिंदु आवेश के कारण ना वो द्विध्रुव समझते हैं तो यहाँ 1/r³ टिक कर देते हैं। तो प्रश्न को बहुत केयरफुली पढ़ना, देख लो जैसे आगे की प्रश्न इसमें आ गया, इसमें कहा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ई दूरी r पर निर्भर करता है। अब विद्युत द्विध्रुव पूछा है, तो विद्युत द्विध्रुव के लिए अगर अच्छी स्थिति की बात करें तो वो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ई एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो 2p/r³ होता है, जो कि हम लोगों ने प्रूफ किया था। ठीक है, अगर इसी जगह इक्विटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति की बात होती है तो केवल p/r³ आता है। तो बच्चों यहाँ पर r³ के क्या होता है, इस प्रकार से अगर हम केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखें दूरी के साथ, तो वो r³ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र ई दूरी r पर निर्भर करता है। अभी आपने देखा E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने डेरिवेशन किया है उसका सूत्र लैम्डा अपान में r। तो ये E क्या है, 1/r के व्युत्क्रमानुपाती, r के व्युत्क्रमानुपाती, r के व्युत्क्रमानुपाती। जब 1 के बटे में लिखा हो ना तो उसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। कौन है व्युत्क्रमानुपाती, r है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही अनंत लंबाई के बेलनाकार चालक तार के कारण। तो ये आपका ए ऑप्शन यहां पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है तो फाई बराबर होता है Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। ये Q कहां है, सतह के भीतर का कुल आवेश, तो बंद सतह के अंदर कुल आवेश पर, बंद सतह के रूप पर, बंद सतह के आकार पर, ऊपर का सभी, बंद सतह के रूप पर निर्भर करता है, नहीं। बंद सतह के आकार पर निर्भर करता है, वो भी नहीं निर्भर करता। सिर्फ और सिर्फ सिग्मा की कुल आवेश पर निर्भर करता है, बंद सतह के अंदर के कुल आवेश पर विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, एक कूलाम आवेश बराबर है, अभी देखो बताया, एक कूलाम आवेश जो है अगर ESU में कहें तो 3×10⁹ ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसे ही स्थिर विद्युत मात्रक कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, और अगर हिंदी में बोलें तो स्थिर विद्युत मात्रक बोलते हैं, स्थिर विद्युत मात्रक बोलते हैं, या इसे ही स्थैत कूलाम बोलते हैं, इसे ही स्थैत कूलाम बोलते हैं। सर कितने नाम गिना दिए, या ठीक है। नेक्स्ट, कूलाम बल है, केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी है, F मतलब CA तथा B दोनों है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, तो ये तो याद रखने वाला है, 1.9 गुणे नहीं कर देना। ये क्या आ गया, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण, पता नहीं कहां से आ गया, ये छोड़ दो। ये 1.8×10⁻11 जो है वो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। कैसे सर निकाला, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होगा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो बच्चों होता है, जो होता है विशिष्ट आवेश जो होगा वो उसके आवेश QE बटे में EM इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात 1.6×10⁻−19 कूलाम आवेश होता है, बटे में 9.1×10⁻31 किलोग्राम उसका द्रव्यमान होता है। ये जब हम अनुपात हल करते हैं बच्चा पार्टी, तो इसका विशिष्ट आवेश आता है 1.8×10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। एक स्टेट कूलाम बराबर, अभी मैंने बताया एक स्टेट कूलाम बराबर 1/3। भाई अगर एक कूलाम बराबर बता रहे हो तो वो पक्षांतर करके निकालोगे, 1/3×10⁻−9 हो जाएगा। ठीक है, 1/3×10⁻−9, डी ऑप्शन सही होगा। देख लो, सी और डी, प्लस का 9 है लेकिन ये -9 होगा बाबू, क्योंकि एक कूलाम बराबर होता है 3×10⁹ ESU, या वही कह लो स्थैत कूलाम। अगर आपको एक स्थैत कूलाम बराबर बताने, मतलब यहां एक रखना है तो इसको पूरे को नीचे भेजेंगे, तो 1/3 तो नीचे हो गया, और 10⁹ भी नीचे है, लेकिन ऊपर लिखेंगे तो -9 लिखेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न सरल हैं, आते भी हैं आपको, लेकिन एग्जाम में आप गलती कर देते हैं, इस बात का ख्याल रखना, ध्यान रखना। नेक्स्ट, यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान। अगर भैया दो आवेश रखे हैं Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी R है, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों के बीच लगने वाला बल स्मॉल के Q1 Q2 अपान में R² दूरी पर निर्भर करता है, दूरी के वर्ग के। अगर हम बच्चा पार्टी दूरी का
दूरी बढ़ा दें, अगर दूरी बढ़ा दें तो बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, F का मान घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, ये इधर हर में है ना, तो ये बढ़ेगा। अगर कह रहे हैं दूरी बढ़ा दी जाए तो ऑटोमेटिक बल का मान बढ़ जाएगा, बल का मान घट जाएगा, मतलब अगर आवेश की दूरी बढ़ा देंगे तो बल का मान लगने वाला घट जाएगा। नेक्स्ट, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल कैपिटल F है, ध्यान से सुनो। किसी दूरी पर अवस्थित, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण, ध्यान से सुनो, ये देखो दो आवेशित कण Q1 और Q2 हैं, ठीक है। इनके बीच लगने वाला विद्युत बल जो बीच की दूरी है R, विद्युत बल क्या है, F है। यदि इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, अरे भैया पहले F बराबर है स्मॉल के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, बाद में कह रहे हैं जब R डैश बराबर दूरी क्या कर दी जाए, आधी, तब F डैश बराबर क्या होगा, स्मॉल के Q1 Q2 बटे R डैश का स्क्वायर होगा। भैया दूसरी, जब दूरी क्या कर रहे हैं, आधी कर दे रहे हैं, जब हम आवेश को थोड़ा दूरी पर रख दे रहे हैं, थोड़ा कम दूरी पर रख रहे हैं, Q1 Q2 जो है इस पहली दूरी का क्या कर दे रहे हैं, R/2 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो R डैश का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल के Q1 Q2, R डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, R/2, क्योंकि पहली दूरी का क्या कर दिया गया, आधी, R/2 का होल स्क्वायर। ये R/2 का होल स्क्वायर बनेगा, ये नीचे बनेगा 4, 4 पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4 स्मॉल के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब देखो के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ये तो F की वैल्यू है, तो अगर हम F डैश निकाल रहे हैं तो ये टोटल F की वैल्यू है, ये 4 से केवल गुणा है 4F, अर्थात 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सर, हाँ सोनपुर मेला गए थे क्या, नहीं भैया मेला अभी लग रहा है शायद, है ना, मेला अभी लगा नहीं है पूर्णतः, समझ रहे हैं। प्रश्न, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा, कितना होगा विद्युत फ्लक्स, पाई बराबर Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, भैया अगर एक पृष्ठ के भीतर एक विद्युत द्विध्रुव है तो प्लस Q माइनस Q, तो Q नेट जो होगा वो क्या हो गया, 0, तो फाई बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। जब कुल आवेश ही 0 तो Q फ्लक्स भी 0, फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं तो बुलबुले की खासियत है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचता है, अर्थात उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका त्रिज्या बढ़ेगी बाबू, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ती है। नेक्स्ट, वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इनवर्स, अर्थात यही सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर विद्युत फ्लक्स का फाई इक्वल टू EA, न्यूटन प्रति कूलाम, E का मात्रक और A मीटर स्क्वायर, सही है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर, अब यहां पर बढ़िया बात की है कि निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम लोगों ने कल डेरिवेशन किया था। अब यहां पर ये सूत्र को टिक करेंगे, यहां पर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट गलती मत करना, पतली चादर बोला है। नेक्स्ट, आयतन आवेश घनत्व का मात्रक किसके बराबर है, आयतन आवेश घनत्व, जो कि रो लिखते हैं, रो बराबर होता है Q अपान में V, आवेश बटे आयतन, आयतन आवेश घनत्व होगा, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, आवेशित गोलीय चालक, बहुत बढ़िया, गोलीय चालक, अब गोलीय चालक है अगर आवेशित है तो इसके पृष्ठ पर ही बच्चों क्या हो जाएगा, पूरा आवेश फैल जाएगा, भले हम इसके भीतर आवेश दें, मान लो तरबूज है, तरबूज तो पूरा ठोस है और उसके भीतर भी हम आवेश देना तब भी वो भीतर नहीं रुकेगा, पूरे पृष्ठ पर ही आवेश दौड़ करके आ जाता है। अगर चालक है तो अंदर आवेश रुकता ही नहीं है, पृष्ठ पर ही आ जाता है, अर्थात भीतर विद्युत क्षेत्र होता है 0, E बराबर 0 होगा, बी ऑप्शन सही जवाब होगा, बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट, एक आवेशित चालक का विद्युत क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र क्या होगा, आवेशित चालक का विद्युत क्षेत्र घनत्व। अब देखो यहाँ आवेशित चालक बोला है, फिर वही बात आ गई, फिर वही बात आ गई, दो प्लेटों वाली, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, ठीक है। तो सिग्मा अपान में सिग्मा, सॉरी, E इक्वल टू सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट होगा, अर्थात यहाँ पर कौन सा, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट, त्रिज्या R के गोलीय चालक पर आवेश Q है, इसके पास टोटल आवेश जो है, जो फैला हुआ है, गोलीय चालक है, ठीक है, इसका टोटल आवेश जो है वो क्या है, कैपिटल Q है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं बता रहा हूं अगर चालक शब्द ले लिया जाए, इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसके भीतर विद्युत क्षेत्र 0 ही होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नीचे डी ऑप्शन सही लिखा नहीं है तो डी ही बना लेना, इसे डी ऑप्शन हो जाएगा 0। नेक्स्ट, पारगम्यता का SI मात्रक लिखा जाता है, पारगम्यता मतलब एप्सिलॉन नॉट, इसी को पारगम्यता भी बोलते हैं,
इसको निर्वात की विद्युतशीलता भी बोलते हैं। तो ये प्यारे बच्चों पारगम्यता जो होती है वो फैराड मीटर इनवर्स हो जाएगा, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट, सभी को याद होगा, ठीक है, एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये याद रहेगा, एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट, प्यारे बच्चों ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, टीबाई मात्रक है, टीबाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक नहीं है, सीजीएस मात्रक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये बच्चों कैसा मात्रक है, सीजीएस मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये सीजीएस मात्रक, सभी को सूत्र पता है ना, P = Q × 2L होता है। नेक्स्ट, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 2021 में पूछा भी गया है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1, हवा में, वायु के लिए एप्सिलॉन आर जो बाबू होता है वो कैपिटल के भी होता है, माध्यम का परावैद्युतांक, जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट होती है, याद रखिएगा। इसका मान धातुओं के लिए कितना होता है, कोई बता सकता है, जल्दी से बताओ। अगर यहीं पर ऑब्जेक्टिव होता कि धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर या के माध्यम के परावैद्युतांक का मान कितना होगा, तो याद रखिएगा इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, ठीक है। सबसे कम वायु के लिए ही होता है 1, इससे नीचे संभव नहीं है, और सभी का मान, सभी माध्यमों का मान 1 से अधिक ही होगा। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, तो आपको पता है E = F/Q। अगर विद्युत क्षेत्र में Q कूलाम का आवेश है तो उस पर लगने वाला बल पूछ रहे हैं, F = QE हो जाएगा, क्योंकि Q यहाँ पक्षांतर होकर चला जाएगा, तो F = QE हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, पृष्ठ घनत्व, तो सिग्मा बराबर होता है Q/A, Q/A। बताओ आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा = Q/A, कोई दिख ही नहीं रहा है, कुल आवेश बट्टे आयतन दिखा रहा है, और आयतन आवेश घनत्व पूछा नहीं, कुल आवेश केवल लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, बटे में बाबू ये क्षेत्रफल लिखा हुआ रहा होगा यहाँ पर, अगर नहीं भी है तब भी मैं क्षेत्रफल लिख करके सही कर दे रहा हूं कि भैया बी ऑप्शन सही जवाब होगा, अगर बटे में क्षेत्रफल लिखा जाएगा तो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत कि हाँ सर गुणा में तो नहीं होगा क्षेत्रफल, ये तो रो का वैल्यू है, रो का सूत्र है, तो ये तो नहीं होगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, अब बताओ। वेक्टर के रूप में विद्युत क्षेत्र का मात्रा लिखा क्या जाता था, वेक्टर E = वेक्टर F/Q, अर्थात ए ऑप्शन वाला सवाल बिल्कुल सही है, ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एक ही पदार्थ दो धातु के गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर +Q आवेश है तथा दूसरे पर -Q आवेश दिया गया। अब बड़ा बढ़िया प्रश्न है, एक ही पदार्थ के दो धातु के गोले दिए गए हैं, एक ए है एक बी है, एक ही पदार्थ के दो धातु गोले ए बी दिए गए, एक पर +Q आवेश है, अर्थात इस पर जितना भी आवेश है वो क्या है, +Q है, ठीक है, और दूसरे पे -Q, ठीक है, चलो माइनस आवेश है, इस पर -Q आवेश है, कह रहे हैं आवेश दिया गया है तो ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। आप बच्चा पार्टी ये जान लेना, जिस पर ऋणावेश है इस पर इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है, बोलो ये बात से सहमत हो, इलेक्ट्रॉन अधिक है, यहां इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, ई की कमी है तभी तो ये धनावेशित है, अरे भैया इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो ये धनावेशित है, अर्थात इसमें ई अधिक है तो द्रव्यमान क्या होगा, इसका अधिक होगा, द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका द्रव्यमान अधिक होगा, बी का द्रव्यमान क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट के साथ सवाल को लगाना, हड़बड़ी याद नहीं करना, नहीं तो इसी से मिलता जुलता। हाँ एक बात और, क्योंकि मुझे अपना बड़बत्ती झाड़ना नहीं आता है, मैं अपनी तारीफें ही करूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं सेम एज इट इज क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन प्रश्न घुमा फिरा के इसी पर आधारित प्रश्न जरूर आएंगे, इसी की गारंटी लेता हूं, ठीक है। अगर प्रश्न की लैंग्वेज को थोड़ा घुमाता है, थोड़ा सा अपने तरह से बोर्ड वाले इसको घुमा करके किसी अन्य तरह से आपके सामने रखते हैं, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, इस बात का मैं बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि हाँ भाई मैंने आपको सिखाया है, सवालों को बनाना हल करना सिखाया है, उसमें कोई कमी नहीं रखी। तो इसलिए हमेशा प्रश्न को जो पढ़ो उसको हल करके पढ़ो, रट्टा मार के नहीं। ये हाई स्कूल की परीक्षा नहीं है, क्योंकि अब आप इंटरमीडिएट में इतने बड़े सिलेबस के साथ जा रहे हो, फिजिक्स का बड़ा सिलेबस, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, एक बहुत बड़ा सिलेबस लेके जा रहे हो। एग्जाम में जब बैठोगे तो बहुत बड़ा सिलेबस आपके दिमाग में नाचेगा कि वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़े थे, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। लेकिन जब डिस्टर्ब नहीं होगे, जब आपके पास आत्मविश्वास अच्छा होगा। आत्मविश्वास कैसे मजबूत बनेगा, प्रैक्टिस और लगातार पढ़ने से। हाँ, आत्मा को शांति भी, संतुष्टि भी देनी है, ऐसा नहीं कि नहीं हम तो कुछ पढ़े ही नहीं। हमेशा आपको लगेगा, एक से एक टॉपर और बहुत से बेहतरीन पढ़ने वाले लोगों को भी लगता है कि हमने जीवन में कुछ नहीं पढ़ा, हमेशा लगेगा, लेकिन आप बेहतर हो, इस बात से आप अपना आत्मविश्वास अच्छा बना सकते हो। लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, ठीक है।
पर आपसे फिजिक्स पढ़ने के लिए ही पूरा फुल कोर्स और क्रैश कोर्स लिया हूँ। धन्यवाद भाई आपका, बहुत बहुत आभार हृदय तल से। आपके प्यार और सपोर्ट से ही बिहार में जाने लगा हूँ। बोलो, आप अगर हमें इतनी अच्छे तरीके से स्नेह ना देते, हाँ, इतने अच्छे तरीके से आप अपना प्रेम हमें ना दिखाते, तो आज हम क्या कहीं पर जाने जाते। लेकिन हाँ, इसके पीछे मैं भी ये कहूँगा, मेरी भी अपनी सार्थक मेहनत है कि आपको पढ़ाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। और ये भी सत्य बात है कि जब तक आसे हैं पढ़ाने के लिए जो मुझे कार्य मिला है, मैं तो यही मानता हूँ कि ईश्वर के द्वारा ये एक छोटा सा कार्य, छोटा सा सब्जेक्ट दिया गया कि भाई आप इसे जितने अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़ा सकते हैं पढ़ाइए बच्चों को, उसमें कमी ना रखिए। तो बस मेरा सिद्धांत इतना ही है और इस सिद्धांत को मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, जो भी सुविधा आपसे के लिए बन सकती है टारगेट बोर्ड में रह करके, मैं वो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक वो सुविधा दी जाए। बात समझ गए? हर एक वो सुविधा मुहैया कराई जाए। हालांकि व्यवस्थाएं हैं, संचालित होती हैं, कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, त्रुटि हो जाती है, उसके लिए माफी है, लेकिन कंटेंट में समझौता नहीं है, क्वालिटी में समझौता नहीं है, इस बात का भी प्रूफ है। बच्चों, आपके सिलेबस को सही समय पर खत्म करना, सही समय सही तरीके से पढ़ाना, अनुचित लाभ मत उठाना, कहना कुछ और करना कुछ और, ऐसा कभी भी नहीं किया है, ना ही करना है। ठीक है, सीधी सार्थक बातें होती हैं, कोई भी चिकनी चुपड़ी वाली बात नहीं होती। जो भी बात होती है एकदम सामने कहता हूं, जो होता है वो देखते हैं और जो करना होता है वो हम करते हैं, है ना? स्पष्ट है? चलो ये क्वेश्चन बता दो जल्दी से। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक कितना होता है? जल्दी से बताइए, आपका होमवर्क है। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक कितना होता है? मुक्त आकाश का परावैद्युतांक मतलब आपसे एप्सिलॉन नॉट का मान पूछ रहा है। एप्सिलॉन नॉट का मान वायु के लिए पूछ रहा है, निर्वात में पूछ रहा है, बताओ, निर्वात में। ठीक है, इसे मुक्त आकाश का मतलब यही है, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक। मतलब परावैद्युतांक किसको बोलते हैं? तो एप्सिलॉन नॉट को। ठीक है, मुक्त आकाश का मतलब निर्वात का। तो सभी को पता है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड मीटर इनवर्स। नेक्स्ट, चलो ये तो आंसर शीट है, हो गए क्वेश्चन। बाबू ये प्रश्न थे जो आपको अच्छे तरीके से मैंने बता दिए हैं। हालांकि हमें कम समय में हल कर लिए हैं। मैंने देखा इसमें न्यूमेरिकल का वेटेज उतना नहीं था। फिलहाल मैं न्यूमेरिकल की क्लास इसलिए इसमें अगर जोड़ता तो एक क्वेश्चन 2-4 मिनट में नहीं हल होता है। न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझाना होता है मुझे, मैंने न्यूमेरिकल नहीं रखा। रिवीजन की क्लासेस अभी मैं प्यारे बच्चों कॉमन टॉपिक लूंगा, कुछ आप लोगों को यूट्यूब में ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर मैं सिखा दूंगा। न्यूमेरिकल की क्लास लूंगा एक बढ़िया से 2 से 3 घंटे की, जिसमें प्रॉपर न्यूमेरिकल बताऊंगा। 1-1.5 घंटे की मैं डेरिवेशन की क्लास लूंगा, जिसमें महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताऊंगा। हल नहीं करूंगा, उन डेरिवेशन को सिर्फ बताऊंगा कि किस चैप्टर में कौन कौन सा डेरिवेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गारंटी जरूर लूंगा, अगर विश्वास करते हो तो उन चैप्टर में आपको लाभ दिखेगा उन डेरिवेशन में कि हाँ सर 6 में मुझे 3 बनाने थे, 3 आ गए। आपने 25-30 डेरिवेशन बताए थे, उनको मैंने हल कर लिया था और वो सारे डेरिवेशन में 3 फंस गए, मुझे 3 ही करना था। अगर आपको ज्ञान के लिए पढ़ना है तो प्यारे बच्चों फुल कोर्स आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, लेकिन अब तैयारी करनी होगी हमें परीक्षा के लिए, और परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं रिसर्च करके ही बताऊंगा। तो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताऊंगा, महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताऊंगा, महत्वपूर्ण शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर सभी चैप्टर्स का एक एनालिसिस करके पूरा महायज्ञ कर दूंगा, अर्थात पूरी फिजिक्स का उसके भी 2 पार्ट लेकर के आऊंगा। पार्ट 1 का अलग मैराथन, पार्ट 2 का अलग मैराथन। इस तरह से करके मैं फिजिक्स का आप लोगों का जो रस है, जो उसका जूस है, वो आपको बना के पिला दूंगा। इस बात से आप आश्वस्त रहें। कोशिश मेरी भी है कि सारे के सारे प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए आपके एग्जाम में आए। अगर कहीं कोई कमी होगी तो बस भाई ईश्वर की तरफ से मुझे माफ कर देना, लेकिन कोशिश इतनी रहेगी कि ईश्वर भी देखेगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, अर्थात एक एक प्रश्न जरूर लड़ेगा। तो बच्चों, विश्वास और आस्था के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से। आप लोग भी मन लगा करके पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक मन लगा करके पढ़ाई करते रहे और जोश कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉपर हम बनेंगे, है ना? लव यू सो मच बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।